हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये सेमेस्टर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। BBMKU के बीएड सेमेस्टर 1 में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते ही है। अभी मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि किस साल ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपने घर से थोड़ा बाहर आई हुई हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग में कहीं और पे रिकॉर्ड कर रही हूँ ये, इसीलिए मैं ये नहीं बता पाऊँगी। बट बाद में मैं कभी जब अपने घर चली जाऊँगी तो इससे रिलेटेड किस ईयर में कौन ये क्वेश्चन आया है ये मैं आप सबको शेयर कर दूँगी। अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, इसमें ये BBMKU के बीएड सेक्शन सेमेस्टर 1 में जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें ये 3 टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोठारी कमीशन, मुदालियर सेकेंडरी एजुकेशन, रामामूर्ति कमेटी 1990, ये 3 ऐसा कमीशन है जिससे रिलेटेड तीनों में से कोई एक कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कोठारी कमीशन के बारे में। तो पहले हम कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आता है तो इससे कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम सिक्योर कर पाए अपने लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कोठारी कमीशन। अब ये पहले मैं BBMKU के से रिलेटेड तो कोई वीडियो सच मिला नहीं, बट कोठारी कमीशन लिख के जब मैंने सर्च किया था, जिस वक्त मैंने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम मैंने इस चैनल से पढ़ाई की थी और मैंने उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया था और PDF बना के रखा था और इसी से फिर मैं पढ़ के गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक चैनल है एजुकेशन फाइल, जिससे मैंने ये पढ़ा था। इनकी वीडियोस अच्छी रहती है, बट बीएड में जितने भी टॉपिक्स है हर टॉपिक के वीडियो तो नहीं मिले, बट जितने भी मिले मैंने इनसे पढ़ाई की और बाकी कुछ टॉपिक गूगल से या कोई अदर चैनल से मैंने किया था। वो धीरे धीरे आप सबके साथ सारी ही चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो पहले पढ़ते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। अब कोठारी कमीशन को हम नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं और इसका ईयर था 1964 टू 1966, ठीक है। कोठारी कमीशन को कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन कहते हैं, ठीक है, या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन, तीनों नाम कह सकते हैं इसको। तो अब देखिए पढ़ते हैं। द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। अब क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया होगा आपका, आप वही नाम यहाँ पे उसी नाम से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर में दिया, अदर नाम जो भी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कहाँ लिखना है, बट क्वेश्चन पेपर में जिस नाम से क्वेश्चन आया होगा आप उसी नाम से लिखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ नेशनल एजुकेशन कमीशन है तो आप वही लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे कोठारी कमीशन लिखेंगे और 1964 टू 66 लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह आप लिख सकते हैं कि कोठारी कमीशन 1964 टू 66 ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल एजुकेशन कमीशन, उल्टा कर देना है इसको, ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन वॉज दौलत सिंह कोठारी। अब ये इनका डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। was an educationist and has a doctorate degree in physics and works under Ernest Rutherford, ठीक है। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे ये द कोठारी कमीशन 1964 to 66 also called as National Education Commission. The chairperson of this commission was Dr. Daulat Singh Kothari, ठीक है। He was the chairman of UGC from 1969 to 1973. कोठारी कमीशन वाज सेटअप ऑन 14 जुलाई 1964। अब देखिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको पेपर में, तब मैं बताऊंगी ये सब कहाँ कौन सा कीवर्ड है उसका क्या करना है आपको, ठीक है। तो कोठारी कमीशन वाज सेटअप ऑन 14 जुलाई 1964 एंड बिगेन इट्स वर्क ऑन 2 अक्टूबर 1964 एंड द फाइनल रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन 29 जून 1966। कोठारी कमीशन कब सेटअप हुआ था? 14 जुलाई 1964 में, और अपना काम शुरू किया था वो 2 अक्टूबर 1964 से, और जो फाइनल रिपोर्ट बन के जो तैयार हुआ था वो हुआ था 29 जून 1966 में। The countries like UK, USA, USSR and UNESCO also assisted in this commission. UK ने यानी कि ब्रिटेन ने, USA ने, USSR रसिया जो पहले USSR था, जॉइंट था पूरा रसिया, ब्रेक नहीं हुआ था तब का नाम है ये USSR यानी कि रशिया, और यूनेस्को एक कमीशन है USA का जिसने असिस्ट किया था
इस कमीशन को, कोठारी कमीशन को, ये रिपोर्ट बनाने में। ठीक है। डॉक्टर DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी के बारे में कहा गया है। Also got award like Padma Bhushan and Padma Vibhushan, was scientific advisor to Ministry of Defence, Government of India. ठीक है। Is an outstanding physicist, educationalist and also known as the architect of defense science in India because he started so many labs in DRDO. DRDO क्या है? हमारा टेक्नोलॉजी का जो जहाँ पे मिसाइल वगैरह बनता है इंडिया में, वो एक जो कमीशन है वो है DRDO। तो ये कोठारी जो थे, डॉक्टर कोठारी, ये क्या उनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ये बताया गया है। ये किस में मिनिस्ट्री में वर्क किए थे पहले, ये बताया गया है। अब ये आपको याद रहता है तो आप लिख लीजिएगा, वरना उतना ज़रूरी नहीं है। पद्म विभूषण तक भी आप याद रख लेंगे तो बहुत है। द कमीशन वाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, मतलब बहुत ही विस्तृत था। इट रिव्यूड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। बहुत ही विस्तृत कमीशन था और हर एजुकेशन से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को ये ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट दिया था, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ द कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए, ये 2-3 बार मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो वैसे ही मैंने PDF बना लिया था, छाट के नहीं बना था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टाइम मुझे लगता है महीना भर पहले या हफ्ता भर पहले पढ़ना स्टार्ट करती थी। बट हाँ, लिखने का तरीका, मैं क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करती थी कि नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं उतना छाटी नहीं करती थी, बस डायरेक्ट पढ़ा और PDF बना लिया। अब क्या, फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म्स ऑफ द कमीशन। अब कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया या क्या रिफॉर्म्स हमें लाना चाहिए अपने एजुकेशन सेक्टर में, ये बताया गया। तो ये लाइन वाइज लिखा हुआ है क्या क्या होना चाहिए था इसमें। इन्होंने क्या बताया था कि क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए। साइंस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वोकेशनल एजुकेशन, अब आगे हम डील भी करेंगे इस सबको। अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, इलास्टिसिटी एंड डायनामिक्स, reorganization and of educational structure, examination reforms, adult literacy or education, development of quality textbook, free and compulsory education, teachers education and status and respect for teachers। अब अगर सारा पॉइंट याद रहता है तो रख लीजिए, बढ़िया। सारा पॉइंट नहीं याद रहता तो कोशिश कीजिए ये जो वर्ड से ये याद रखिए, बट इसके अंदर में जो भी लिखना है वो कम से कम 5-7 तो ज़रूर याद कर ही लीजिए। ठीक है। अब एक एक करके डील करेंगे। पहला है साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। साइंस एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल स्कूल एजुकेशन, मीन साइंस के रिलेटेड एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी, ये मेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का। एट द यूनिवर्सिटी लेवल इट शुड बी इम्प्रूव्ड, यूनिवर्सिटी लेवल में इम्प्रूव होना चाहिए। एंड स्पेशल इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्पेशल इम्पोर्टेंस देना होगा किस सेक्टर में, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मीन साइंस से रिलेटेड रिसर्च वर्क में जो होता है उसमें, और डेवलपमेंट में साइंटिफिक रिलेटेड डेवलपमेंट करने में हमें मेन फोकस करना चाहिए। अगला क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि 1 मिनट, हेडफोन का बैटरी लो हो गया है। अरे यार, चलिए सॉरी, थोड़ा हेडफोन का बैटरी जो है ख़त्म हो गया था, कुछ देर लगा चार्ज कर लिया है मैंने। अब बगल में कुछ साउंड भी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, कोई उपाय नहीं है अभी मेरे पास। तो अगला है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस क्या है, दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल एंड कॉलेज प्रोग्राम सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न हाउ टू डू थिंग्स इन रियल सेटिंग। मीन्स कि कुछ वर्क एक्सपीरियंस, बहुत तरह का वर्क भी करवाना चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में, ताकि स्टूडेंट जो है रियल सेटिंग मीन्स रियल एरिया में किस तरह से वो काम को करना है वो सीख पाए। जैसे कि अकाउंट्स हैंडलिंग अगर आप सिखा दे बच्चे को, तो उनको पता रहेगा कि रियल सेटिंग अगर कहीं पे किसी कंपनी में जॉब लग गया मेरा, तो मुझे किस तरह से अकाउंट को हैंडल करना है। तो इस तरह का इनका कहना है कि वर्क एक्सपीरियंस देना चाहिए बच्चों को। दिस काइंड ऑफ लर्निंग शुड बी यूज्ड इन टेक्निकल में भी, एग्रीकल्चर में भी, और एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन दोनों तरह से
वर्क एक्सपीरियंस देना चाहिए। उसके बाद अगला है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है ऐसी ट्रेनिंग देना जो जॉब ओरिएंटेड हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है वोकेशनल एजुकेशन। The Commission also emphasizes on the need of vocationalization of education, especially at the secondary stage. For that, polytechnic institute would be established all over the country. Means vocational education देना चाहिए, जिसके लिए पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए ताकि पूरे कंट्री में, ताकि बच्चे पॉलीटेक्निक के थ्रू बहुत सारी टेक्निक सीख सके, ठीक है। जैसे उसमें बहुत सारा कोर्स किया था ना, मैकेनिकल, फार्मा, ये सब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सब कराया जाता है। तो वो क्या है, वो सब करके बच्चे को जॉब लग जाता है। आप देखते होंगे कि सेकेंडरी स्टेज यानी कि जब आप 10th पास कर जाएंगे उसके बाद ही आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, और उससे आपको बहुत सारी कंपनी में जॉब मिलता है, ठीक है। तो ये पॉलीटेक्निक वाला कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दिस वोकेशनल कोर्सेज कुड बी स्टार्टेड एट द लोअर एंड हायर सेकेंडरी स्टेज एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स कुड बी फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स, ठीक है। यानी कि लोअर और हायर सेकेंडरी यानी कि 10th में और 12th में दोनों लेवल पे, ये बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है ना, बट क्या करें, थोड़ा सा, चलो ठीक है जैसा भी। तो लोअर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 1 से लेकर के 3 साल तक का कोई वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, जिससे कि बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग ले सके और जॉब ओरिएंटेड अपने आप को बना सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वोकेशनल कोर्स इज़ टू मेक यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट रेडी एंड दे एम्फेसिस मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल फील्ड। और ज़्यादातर ये इन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में ही, या टेक्निकल फील्ड में, मशीन रिलेटेड फील्ड में ही फोकस किया है, ठीक है। अगला है अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग शुड बी नोटेड। सोसाइटी से रिलेटेड मीन्स सोशल रिलेटेड और नेशनल लेवल में मीन्स अपने कंट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए, अचीव करने के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देयर शुड बी कॉमन स्कूल सिस्टम which will welcome all the students without any kind of discrimination on the basis of caste, religion, social, economic status, etc. ठीक है। कॉमन स्कूल सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए जिसमें कि हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ सके, कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उसमें ना हो। कोई भी कास्ट का बच्चा, कोई भी रिलीजन का बच्चा, कोई भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाला बच्चा इसमें आकर के पढ़ सकता है। एजुकेशन शुड इनकलकेट सोशल, स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़ थ्रू प्रॉपर करिकुलम इन द स्कूल्स। मीन्स करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि सोशल, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक और मोरल वैल्यूज से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट हो, ताकि बच्चा सीख सके नैतिकता, नैतिक बिहेवियर सीख सके, ताकि सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेड है, किस तरह का बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, ये सब सीख सके। स्टूडेंट शुड बी मोटिवेट टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी प्रोग्राम विद इन स्कूल एंड कॉलेज। कम्युनिटी प्रोग्राम मीन्स ग्रुप प्रोग्राम में बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए कि ताकि वो एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी में क्या चाल चलन है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब सीख सके, ठीक है। अगला पढ़ते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या दिए थे? अरे यार साउंड तो और बढ़ाते ही जा रहे हैं। चलिए अब आगे समझते हैं लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। लैंग्वेज पॉलिसी में उसने क्या कहा था? द कमीशन इम्फेसाइज ऑन 3 लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है। 3 लैंग्वेज सिस्टम को इम्फेसाइज किया था, जिसमें ओनली द मदर टंग शुड बी कंपलसरी एट द लोअर प्राइमरी लेवल। मदर टंग यानी कि जो घरेलू जो भाषा होता है, जो हम सब अपने घर पे बोलते हैं, वो होना चाहिए कंपलसरी एट लोअर प्राइमरी लेवल। मान लीजिए हम तमिलनाडु में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर तमिल भाषा चलता है तो तमिल भाषा को मदर लैंग्वेज, मदर टंग वाला भाषा माना जाएगा, और ये लोअर प्राइमरी स्टेज जो स्कूल होता है उसमें मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। और अ सेकेंड लैंग्वेज शुड बी एडेड एट द हायर प्राइमरी स्टेज, आइदर हिंदी और इंग्लिश। और जो सेकेंड लैंग्वेज होगा जो हायर प्राइमरी स्टेज में से LKG UKG से ऊपर 1 2 में जब हम लोग जाएंगे तो हायर प्राइमरी स्टेज में सेकेंड लैंग्वेज भी होना चाहिए, जो या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। और एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज ऑल द 3 लैंग्वेज शुड बी स्टडीड, मदर टंग, हिंदी
और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी एरिया एंड इंग्लिश। ठीक है, लोअर सेकेंडरी मतलब इससे ऊपर जब जाएंगे तो 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाना चाहिए, जिसमें कि पहला होना चाहिए मदर टंग, दूसरा हिंदी भाषा और तीसरा होना चाहिए इंग्लिश। या फिर जहाँ पे हिंदी जो है और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी एरियाज, अगर हिंदी एरिया है वहाँ पे हिंदी ही बोला जाता है, तो वहाँ पे कोई और इंडियन लैंग्वेज हम चाहे तो ले सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए। Any 2 of these languages should be compulsory at the higher secondary stage. Any 2 of these मीन्स या तो मतलब हायर सेकेंडरी स्टेज में जब हम जाएंगे तो कोई भी 2 फार्मूला, या तो सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज को अपनाना है, या मदर टंग और थर्ड लैंग्वेज इस तरह, या मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कोई भी 2 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाना है जब हम हायर सेकेंडरी स्टेज में जाएंगे। नो लैंग्वेज शुड बी कंपलसरी एट द यूनिवर्सिटी स्टेज। यूनिवर्सिटी स्टेज में जाएंगे तो कोई भी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं होना चाहिए, बच्चा जिस भाषा में चाहे वो उस भाषा में पढ़ सकता है, उस भाषा में लिख सकता है, ये होना चाहिए, इनके द्वारा ये कहा गया था। लैंग्वेज पॉलिसी हो गया। उसके बाद है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक्स। It suggested change in curriculum, method of teaching and a large program of in-service education for teachers and educational administration. Means elasticity और dynamic होना चाहिए, यानी कि elasticity यानी कि change हो सके, तुरंत हम उसको change कर सके, ऐसा curriculum बनाना है। और dynamic means situation के according change कर सके, जैसे कि मौसम में होता है कि अभी बरसात आया तुरंत रेनकोट ले सके, अभी गर्मी आया तुरंत सूती का कपड़ा पहन सके। इस तरह इलास्टिक होना चाहिए कि चेंज तुरंत हम कर सके, और डायनामिक यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम तुरंत चेंज हो सके, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा गया, इट सजेस्टेड चेंज इन करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड को भी हम चेंज कर सके, एंड अ लार्ज प्रोग्राम ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, मीन सर्विस में रहते हुए एजुकेशन में क्या चेंज लाना चाहिए, उसका कब किस तरह का चेंज आएगा, वो प्रोग्राम होना चाहिए टीचर्स के, किसके लिए, टीचर्स के लिए, फॉर टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स टीचर्स को क्या चेंज करना है वो भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में क्या चेंज, किस टाइम पे क्या चेंज आना चाहिए, ये भी सजेशन होना चाहिए। विथ फुल टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन एक्सेट्रा एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी इनकरेज। मीन्स जब भी एजुकेशन हम देंगे तो वहाँ पे हर तरह का कोर्स होना चाहिए, जैसे कि पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस को दूर रह के भी कर सके, या फुल टाइम एजुकेशन वाला कोर्स भी होना चाहिए। हर तरह का कोर्स होना चाहिए, बच्चे जैसा चाहे वैसा कोर्स परचेज कर सके। अब आगे पढ़ते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी तक उसको रीऑर्गेनाइज करना, यानी कि अभी क्या चलता है, प्राइमरी स्टेज है, LKG UKG, उसके बाद फिर 1 2 3, उसके बाद फिर 10th पास करेंगे, फिर 12th पास करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल का, 12 करेंगे 2 साल का, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो इसमें ये है एजुकेशनल स्ट्रक्चर, तो इसको चेंज करने के लिए क्या गया है कि वन ऑफ द मेन रिकमेंडेशन वाज 10+2+3 पैटर्न। ये जो पैटर्न चलते आ रहा है ये इन्हीं के द्वारा रिकमेंड किया गया। पहले 10th तक जाएंगे, उसके बाद +2 यानी कि 12th तक, और उसके बाद 3 यानी कि ग्रेजुएशन जो हम करते हैं। तो ये रिकमेंडेशन यहीं से आया था कि 10+2+3 पैटर्न होना चाहिए पूरे कंट्री में। All the different names such as kindergarten, Montessori and pre-basic should be renamed as pre-primary. kindergarten, Montessori ये सब जो नाम हम रखते हैं स्कूल में, जो लोअर प्राइमरी लेवल में जो पढ़ाई होता है उस क्लास को हम kindergarten, Montessori कहते हैं। ये सबको रीनेम करना है, क्या इसको क्या कहेंगे, प्री प्राइमरी। द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रीनेम्ड एज लोअर प्राइमरी अप, और जो प्राइमरी एजुकेशन जिसको नाम रखें उसको लोअर प्राइमरी का नाम देना जाए अप टू 4th क्लास। 4th क्लास तक जो पढ़ाया जाएगा 4th क्लास में, 4th क्लास तक, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोअर प्राइमरी, ठीक है। उससे नीचे को क्या करना है, प्री प्राइमरी। देन अप टू क्लास 8 to 10th इट शुड बी कॉल्ड एज अपर प्राइमरी। 8 और 10, 8वां और 10वां को क्या कहा जाएगा, अपर प्राइमरी, और हायर प्राइमरी एंड हाई स्कूल। The undergraduate education from 11 and 12 standard should be known as higher secondary और pre university, ठीक है। किसको किस नाम से बुलाया जाएगा वही यहाँ पे बताया गया है। द ग्रेजुएट डिग्री शुड बी 3 year कोर्स, तो अभी जब हम लोग ग्रेजुएशन करते थे 3 साल के लिए, तो वो यही था, यहीं से मिला था वो रिकमेंडेशन की ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, 3 साल का कोर्स होना चाहिए उसमें। अब आगे पढ़ते हैं, ये वही है।
अच्छा, अब यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में क्या रिफॉर्म्स करना है वो बताया गया है। तो एग्ज़ामिनेशंस में 1 मिनट रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन में क्या रिफॉर्म करना है वो बताया गया। द न्यू मेथड ऑफ इवैल्यूएशन मीन्स इवैल्यूएट, जो एग्ज़ाम का जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, जो मतलब जो बच्चे को जो इवैल्यूएट करते हैं कहाँ तक पहुँचा है कहाँ तक नहीं, उसका एक नया मेथड बताया गया था। द न्यू मेथड ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी इंक्लूडेड टू एक्सेस द चाइल्ड प्रॉपरली, चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए नया मेथड ऑफ इवैल्यूएशन लाना चाहिए। एंड कॉन्टीन्यूसली एक्सेस द चाइल्ड प्रॉपरली एंड कॉन्टीन्यूसली बाई मेथड लाइक ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, रिटन एग्जामिनेशन एंड अदर एप्लीकेबल मेथड मीन्स जैसा भी और कोई मेथड अगर है जो हम अप्लाई कर सकते हैं तो वो मेथड, ठीक है। तो चाइल्ड को प्रॉपरली एवेलुएट करने के लिए और कॉन्टीन्यूअस मीन्स रेगुलर इवेलुएट करने के लिए मेथड्स लाया गया था। कौन कौन सा? ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन मीन्स बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना है, देखते रहना है क्या एक्टिविटी करता है क्या नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको इवेलुएट करना। रिटन एग्जामिनेशन जो हम सब देते हैं एंड अदर एप्लीकेबल मेथड। उसके बाद अगला बताया गया था इंटरनल असेसमेंट। द कमीशन रिकमेंडेड द इंटरनल असेसमेंट शुड बी स्टार्टेड एंड द इंटरनल असेसमेंट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव which means should include all the aspect of student academic life। इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए, जो इंटरनल एग्ज़ाम हम देते हैं वो इन्होंने रिकमेंड किया था। इंटरनल असेसमेंट जो इंटरनल असेसमेंट जो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब विस्तृत होना चाहिए, जिसमें कि हर एस्पेक्ट स्टूडेंट से एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट होगा जिसका जांच हमको करना चाहिए वो सब इसमें इंक्लूड होना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। दे ऑल्सो सजेस्टेड बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो 10th और 12th में जो बोर्ड एग्ज़ाम हम देते हैं उन्हीं का रिकमेंडेशन था। अब आगे चलते हैं। एडल्ट लिटरेसी एंड एजुकेशन और एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी देना चाहिए। दे एम्फेसिस दैट ऑल द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट और सेंट्रल स्कूल शुड इन्वॉल्व इन लिटरेसी प्रोग्राम फॉर ऑल द मेन एंड वुमेन इन द कंट्री। मेन और वुमेन में हर स्कूल में, गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, सब में लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि चलाना चाहिए। जो कौन सा लिटरेसी? एडल्ट लिटरेसी, ठीक है। फॉर दिस दे रिकमेंड दैट all the student and teacher should involve in adult literacy campaign and should teach and campaign चलाना है स्टूडेंट और टीचर को, जिससे कि एडल्ट लिटरेसी के बारे में सबको समझाया जा सके। 1 year पार्ट टाइम एजुकेशन शुड बी देयर फॉर इंडिविजुअल हु हैव नॉट अटेंडेड स्कूल और लेफ्ट इट आफ्टर लिटरेसी। 1 ईयर का पार्ट टाइम एजुकेशन सिस्टम शुरू करना चाहिए अगर कोई बच्चा स्कूल पहले ही छोड़ दिया है तो, ठीक है। दे शुड बी फॉलोड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दिस कैंपेन रन इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाना है और कैंपेन को टाइम टू टाइम जो भी कैंपेन चलाना है उस जैसा टाइम पे जो कैंपेन निर्धारित है उसको टाइम टू टाइम संचालित करना, ठीक है, संचालित करना। तो एडल्ट लिटरेसी मीन्स क्या? एडल्ट लिटरेसी मीन्स जो हम पढ़ते हैं ना, गुड टच क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उसके बाद उसी तरह, ठीक है, एडल्टहुड से रिलेटेड। आगे हम समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक। अब इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक जो होना चाहिए वो एक क्वालिटी टेक्स्ट बुक होना चाहिए, एरो वैरो नहीं कि जिसमें जो हमको पढ़ना चाहिए वो कंटेंट है ही नहीं, ठीक है। दे फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक वाज नॉट अप टू डेट। उन्होंने क्या पाया था कि टेक्स्ट बुक का जो क्वालिटी है वो अप टू डेट नहीं है। एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक स्टेट शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स। तो बुक का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट्स को फॉलोइंग थिंग्स करना चाहिए। कौन कौन सा? to recruit best authors, subject matter and matter expert to write to recruit best authors, subject matter expert to write good quality textbook means recruit करो means जॉब दो सॉरी बेस्ट ऑथर्स, अच्छे ऑथर्स को जो अच्छे बुक लिखते हो, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो मीन्स अगर साइंस के बुक है तो साइंस में जो एक्सपर्ट हो उनको बुलाया जाए। टू राइट गुड क्वालिटी टेक्स्ट बुक, ताकि अच्छे क्वालिटी का टेक्स्ट बुक लिखा जा सके, ठीक है। द स्टेट शुड पब्लिश द टेक्स्ट बुक ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस मीन्स उतना ज़्यादा भी पैसा मत रखो बुक का कि कोई परचेज ही ना कर सके। नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा लॉस, जितना खर्च लगाए हैं उतना ही पैसा कम से कम रिकवर हो जाए।
इतने ही दाम पे बुक को बेचना चाहिए या मिनिमम उसमें प्रॉफिट जोड़ा रहे जाके बच्चे ले सके। द टेक्स्ट बुक शुड एज पर द नीड ऑफ द लर्नर एंड शुड इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। जो लर्नर जिस चीज़ की पढ़ाई के लिए बुक ले रहा है उसमें उस चीज़ से रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए उस टेक्स्ट बुक। मान लीजिए हम जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए बुक ले रहे हैं, अब हम बैंकिंग के लिए मान लीजिए बुक ले रहे हैं, तो बैंकिंग से रिलेटेड उसमें सब कुछ होना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग जो जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, या जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है जिससे कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसमें सारा होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी कॉन्टीन्यूअस अपग्रेडेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, टाइम टू टाइम अपग्रेड होना चाहिए बुक। ठीक है, वही पुराना 4 साल पुराना बुक नहीं चलना चाहिए, ताकि जो नया सिलेबस में जो नया चीज़ इंक्लूड हुआ वो भी उस बुक में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ज़रूर आप लिखिएगा क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, they recommend that all the effort should be made to provide free and compulsory education for the children up to under 14 years of age under the directive principle of state policy under article 45 of constitution। इसको एकदम रट लेना क्योंकि ये सब आप लिखेगा ना, ये बड़ा अच्छा काम करेगा। कि DPSP हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके आर्टिकल 45 में जो लिखा गया है कि 14 ईयर्स तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, तो इसको हमको फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। उसके बाद टीचर्स एजुकेशन एंड स्टेचर, इसमें क्या कहा गया है कि टीचर्स को भी एजुकेशन देना चाहिए उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। दे रिकमेंड प्रॉपर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन सो दैट दे कैन डेवलप इनटू एफिशिएंट प्रोफेशनल टीचर्स। ठीक है, जिस तरह के लेवल का वो काम कर रहे टीचर्स, वो और एफिशिएंट उसमें और अच्छे से उस काम को कर सके, तो उनको बहुत तरह का ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए टीचर्स एजुकेशन का। दे रिकमेंड अ 2 ईयर प्रोग्राम फॉर द प्राइमरी टीचर्स एंड 1 ईयर प्रोग्राम फॉर द सेकेंडरी टीचर्स। ठीक है, 1 ईयर का प्रोग्राम सेकेंडरी टीचर्स के लिए, 2 ईयर का प्रोग्राम प्राइमरी टीचर्स के लिए। द टीचर्स शुड बी टॉट इन प्रैक्टिकल स्किल एंड ट्रेनिंग, मीन्स प्रैक्टिकली उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पेपर पढ़ा दिए, बुक पढ़ा दिए, बस हो गया। एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुड इंक्लूड केस स्टडीज़, प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, सेमिनार एंड डिस्कशंस इन द टीचर प्रोग्राम्स। ठीक है, द टीचर शुड बी टॉट इन प्रैक्टिकल स्किल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुड इंक्लूड केस स्टडीज़, प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार एंड डिस्कशंस इन द टीचर प्रोग्राम्स। देयर शुड बी इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल टीचिंग फॉर प्यूपिल टीचर, इंटर्नशिप होना चाहिए यानी कि पैसा भी मिल रहा है और काम भी सीख रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकल टीचिंग होना चाहिए, मीन्स जो थ्योरी में जो पढ़ाया गया उसको वापस से प्रैक्टिकली करने के लिए हेल्प करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। स्पेशल कोर्स शुड बी देयर फॉर इन सर्विस टीचर सो दैट दे कैन ऑल्सो इन्हांस देयर स्किल। जो सर्विस में जो टीचर हैं उनके लिए कोई स्पेशल कोर्स होना चाहिए उसी इंस्टीट्यूशन या कहीं और इंस्टीट्यूशन में, जिसको करके वो अपना स्किल को और इन्हांस कर सके। टीचर्स प्रोग्राम शुड बी अपडेटेड एज पर द नीड ऑफ टाइम एंड कंडीशन। टीचर्स का जो भी प्रोग्राम जो हम बनाए हैं कि कौन सा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स उनको देना है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए, स्पेशल कोर्स शुड बी देयर फॉर इन सर्विस टीचर, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें कॉमर्स के टीचर है, ठीक है, कॉमर्स के हम टीचर हैं, अब हमको थ्योरी नॉलेज पूरा आता है बट हमको प्रैक्टिकल नॉलेज लैपटॉप कंप्यूटर चलाने में नहीं आता है। ठीक है, तो हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का ही एक दायित्व होना चाहिए, या फिर उनको करना चाहिए ये चीज़, दायित्व नहीं भी है तो, कि जो भी टीचर कॉमर्स के हैं उनको कंप्यूटर में टैली, DCP या इससे रिलेटेड कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब हम कंप्यूटर में उनको सिखाएंगे। ठीक है, तो यही है कि स्पेशल कोर्स, ताकि उनके स्किल को इन्हांस किया जा सके। मेरे स्किल था कॉमर्स में, हमको सब कुछ आता था, तो इसी को हम प्रैक्टिकली हमको स्कूल करके सिखा दिया, तो इससे हम समझ गए कि अच्छा बैलेंस शीट ऐसे बनता है कंप्यूटर में, टैली इस तरह किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसी को कहा गया है। चलते हैं आगे के पॉइंट को देखते हैं। रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, अब इसमें क्या कहते हैं, दे रिकमेंड रेजिंग द बार फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग बाय प्रोवाइडिंग देम सफिशिएंट सैलरी। टीचर्स का थोड़ा रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए इसमें जोर दिया गया है, ताकि उन्होंने क्या कहा कि जो टीचिंग का जो प्रोफेशन, उसमें सफिशिएंट सैलरी दिया जाना चाहिए, जितना ज़रूरत होना चाहिए कि देना चाहिए। 8 घंटा 9 घंटा अगर आप लगातार कोई बोल रहा है तो उसके लिए क्या लेवल का सैलरी होना चाहिए, उतना देना चाहिए। दे इम्फेसिस अ बेसिक पे
बैंड फॉर टीचर्स एज पर देयर टीचिंग पोस्ट, पोस्ट के अकॉर्डिंग बेसिक पे देना चाहिए। एरिया ऑफ पोस्टिंग, किस एरिया में पोस्ट किए, ज़्यादा ऐसा एरिया में जहाँ पे ज़्यादा महंगाई है तो उसी अकॉर्डिंग उनको बेसिक पे देना चाहिए। देयर क्वालिफ़िकेशन, उनके क्या क्वालिफ़िकेशन है, मीन्स किस तरह से पेमेंट करना चाहिए टीचर्स को, वो का क्राइटेरिया बताया गया है। दे ऑल्सो रिकमेंड अ ग्रांट फॉर द रिसर्च बाय द UGC, रिकमेंडेड अ ग्रांट फॉर द रिसर्च। कोई भी जैसे कि साइंस टीचर है तो उनको रिसर्च वगैरह करने के लिए ग्रांट देना चाहिए, मीन्स कुछ पैसे देना चाहिए अमाउंट, जैसे कि वो रिसर्च वगैरह कर सके और नया नया खोज कर सके जो उनको हेल्प करेगा बच्चों को पढ़ाने में। देयर शुड बी रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट होकर बेनिफिट देना चाहिए फॉर द टीचर्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट। दे ऑल्सो एम्फेसिस मोटिवेशन फॉर द फीमेल टीचर, फीमेल टीचर को थोड़ा मोटिवेट वगैरह करना चाहिए कि आप भी काम करें, मैन और वुमेन कुछ नहीं है, सबको इक्वल सपोर्ट दिया जाएगा इस तरह से, ताकि वो भी काम कर सके बिना किसी दबाव के। दे एम्फेसिस प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एकोमोडेशन फॉर द टीचर्स हु आर वर्किंग इन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में अगर कोई टीचर्स काम कर रहा है तो वहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए कि ट्राइबल्स लोग को कैसे डील करना है, और प्रॉपर एकोमोडेशन मीन्स रहने खाने पीने का ज़रिया वहाँ उनको सुविधा देना चाहिए। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स हो गया। तो इसी तरह से हम कोठारी कमीशन को लिखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसको, इस आंसर को लिखना कैसे। देखिए ये जो आंसर है ये लॉन्ग में ही आएगा, या तो ये इस तरह से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा राइट अबाउट एनी टू, अबाउट एनी टू करके भी आ सकता है। ठीक है, इसमें एक में हो सकता है कोठारी कमीशन और दूसरा में कोई और कमीशन या कोई और क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये तो एक तरह से शॉर्ट ही हो गया लेकिन लॉन्ग में आया, इसको भी अटेम्प्ट करने हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में ही आएगा कि कोठारी कमीशन के बारे में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, जब भी ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो पहले कोठारी कमीशन के बारे में डिफ़ाइन करेंगे जो ऊपर में मैंने आपको बताया था। उसके बाद इनका जो भी 3 तरह का नाम था वो लिखेंगे। कोठारी कमीशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ये। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन लिखेंगे। अब 4 पेज का ही आंसर है पर इसको 6 पेज कैसे बना देना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 6 पेज मतलब 4 पेज का आप आंसर लिखेंगे तो उसी आंसर को हम इस तरह से बताएंगे कि आपको वो 6 पेज हो जाएगा। पेज भी बढ़ जाएगा क्योंकि BBM के सब यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं ये पेज का ज़्यादा महत्व होता है। और आप ऐसा चीज़ भी लिखेंगे कि उनको ये नहीं लगेगा कि अब क्या फालतू चीज़ लिख दिया है पेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब आप रिकमेंडेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये सब इस तरह से रिकमेंडेशन लिखेंगे। देखिए आपको भी हम दिखाते हैं। देखिए पहले आप कोठारी कमीशन के बारे में लिखें, फिर उसके बाद ये लिखेंगे द कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज, 3 उनको नाम लिख दिया आप। उसके बाद वो रिकमेंडेशन जो है पहले आप पेज में इसी तरह से लिखेंगे रिकमेंडेशन और रिफॉर्म्स ऑफ द कमीशन। अब जो जो आपको याद है इसी तरह 1 2 3 4 करके आप लिख दीजिए। ठीक है, कम से कम 10 तो ज़रूर ही याद रखिए। ठीक है, 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 10 ज़रूर याद रखिए, 10 नंबर का है तो 5। ठीक है, या फिर कम से कम 10 आप याद रखिए ही, 10 लिख ही दीजिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन अगर 10 का 10 आपको याद रहा तो 10 का 10 लिख दीजिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके बाद आप ये 5 पॉइंट जो आपको अच्छे से याद है उसको इलॉबोरेट करके नीचे लिख दीजिए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप 10 पॉइंट याद रखिए, या फिर आपको सारा ही पॉइंट याद है तो सारा पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए, 13 पॉइंट आप लिख दीजिए। ठीक है, जो भी याद है रिकमेंडेशन। उसके बाद एक एक करके सबको आप नीचे में डिफ़ाइन करते जाइए। लेकिन अगर 13 का आपको नहीं याद है छोड़ दीजिए, जिसका आपको बेस्ट याद है उसको आप डिफ़ाइन कीजिए। मान लीजिए ऊपर से 7 का आपको याद है या ऊपर से 10 के बारे में आपको याद है तो 10 पॉइंट को डिफ़ाइन कर दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। लेकिन ये 13 का 13 आप याद करने की कोशिश कीजिए। ऊपर पेज में रिकमेंडेशन में आपको सारा ही लिखना है। ठीक है, तो समझ गया आपको रिकमेंडेशन में क्या लिखना है। तो चलिए यहाँ पर मैं बता रही थी, जहाँ कोठारी कमीशन को डिफ़ाइन कर दिए। कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यहाँ लिखना है। उसके बाद जो जो अलग अलग नाम है आप यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशन जैसे ऊपर लिखा हुआ है उस तरह से रिकमेंडेशन आप लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 सारा रिकमेंडेशन जो दिया हुआ लिख दिया आप। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे नीचे क्या करना है यहाँ बता रहे। ठीक है, इसके बाद आप पॉइंट 1 लिखें। अब यहाँ पे जो आपने पॉइंट लिखा है वो पॉइंट आप लिख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए ऐसा पॉइंट आपने लिखा है तो वोकेशनल एजुकेशन आप लिखें, और इसके बारे में अंदर में जो भी चीज़ अभी पढ़ाया गया वो सब लिख दीजिए। इस तरह से करके जितना पॉइंट आपको याद है, मान लीजिए 5 ही पॉइंट याद है तो 5 ही पॉइंट लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और रिकमेंडेशन में लेकिन सारा पॉइंट आप लाइन वाइज लिख दीजिए। उसके बाद 5 ही पॉइंट डिफाइन कीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में, क्योंकि लॉन्ग आंसर है
तो लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में बहुत ज़्यादा माथापैची नहीं करनी, इसी को घुमा फिरा के लिख देना है कि कोठारी कमीशन सजेस्टेड वेरी गुड पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, कोठारी कमीशन सजेस्टेड वेरी गुड पॉइंट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। इट हेल्प्स आवर कंट्री टू बूस्ट आवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आप कंक्लूजन बना दीजिए कि कोठारी कमीशन जो बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया था, ये हमें बहुत हेल्प किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने में बहुत अच्छा हेल्प किया है, ठीक है। इससे बहुत सारे चेंजेस आए, इस तरह कुछ छोटा। अब कंक्लूजन लिख रहे तो ऐसा नहीं 10 लाइन का कंक्लूजन, बहुत ज़्यादा तो 3 से 4 लाइन का ही कंक्लूजन आपको लिखना है। तो समझ गए आपको क्या करना है, ठीक है। कुछ आंसर लिखने का तरीका आप समझिए, आप इसी तरह से आंसर लिखिएगा, गारंटी है कि मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। मैं इसी तरह से आंसर लिखती थी और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सब तो फेल भी, बीएड में बहुत कोई फेल किया था, मेरे कॉलेज में कम से कम मुझे लगता है 56 बच्चे फेल किए थे, लेकिन मेरा नंबर बहुत अच्छा नंबर था, तभी मैं अपने कॉलेज में टॉप भी की हूँ, ठीक है। और मैं 1 हफ्ता पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करती थी बीएड के लिए, लेकिन तरीका इसी तरह, ठीक है। समझ गए आप, कोठारी कमीशन के बारे में लिखना है, उसके नेम्स को, अदर नेम्स को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन को लिख देना है पॉइंट बाय पॉइंट 1 2 3 करके, ठीक है। उसके बाद फिर जितना पॉइंट आपको याद है उसको अच्छे से डिफ़ाइन करना है, 1 2 3 करके फिर से लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा और उसको डिफ़ाइन करते जाइएगा, ठीक है। पॉइंट तो लिखिएगा, फिर उसको डिफ़ाइन करते जाइएगा और उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन वर्ड आप लिखे चाहे नहीं लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे में आप या तो कंक्लूजन लिख के लिख दीजिए या फिर कंक्लूजन वर्ड मत लिखिए, डायरेक्ट जो मैंने बताया कंक्लूजन लिखना है वो लिख दीजिए। बस आपका आंसर जो है कोठारी कमीशन का कंप्लीट हो गया। यही शॉर्ट में आएगा तो कोठारी कमीशन लिखना है, उसके बारे में नेम्स लिख देना है, रिकमेंडेशन में 5 पॉइंट लिख देना है, या फिर हाँ रिकमेंडेशन 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, उसमें से 2 या 3 पॉइंट को डिफ़ाइन कर दीजिएगा, हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से आपको लिखना है। अब आगे 2 और कमीशन जो रिलेटेड है उससे रिलेटेड मैं भी नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, तो आप सब वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।